एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में समझते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया रेफर टू द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज। ये उन नीतियों से, इनका मतलब सरकार की उन नीतियों से मतलब है जो हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो बेच सके, सेल कर सके उनके प्रोडक्ट और सर्विस को, कहा अब्रोड, विदेश के अंदर। दिस बूस्ट, ये क्या करता है, बूस्ट कर देता है कंट्री की इनकम, जीडीपी, एनआई, जो नेशनल इनकम को बूस्ट कर देता है। क्रिएट जॉब्स, और अलग अलग जॉब्स पैदा करता है। मतलब अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा हो जाएंगी। एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, इससे क्या होगा, देश की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी। तो इससे हम देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए? सबसे पहले एक हिस्टोरिकल शिफ्ट देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद 1947 में इंडिया का जो फोकस था वो इंपोर्ट के ऊपर था। इसका मतलब ये लोकल गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये इंडस्ट्रीज़ को। बाय द 1990 के डिकेड से क्या हुआ कि रिफॉर्म आए, उसमें देखा गया कि जो भारत की समस्या बनी हुई है उसमें देखा गया कि एक्सपोर्ट भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि एक्सपोर्ट भी महत्वपूर्ण है हमारे ग्रोथ के लिए, स्पेशली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990 के बाद। इससे क्या हुआ कि हमने क्या किया, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या किया, अगर हम देखो दोस्ती में क्या होता है, स्वार्थ होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमें अपना दोस्त चाहते हैं तो हम क्या, उसमें कुछ ना कुछ उससे हमसे मिलता है, हमें कुछ ना कुछ उससे काम है, तो इसीलिए हमारा दोस्त है। तो अगर विदेश में भी ऐसा ही काम करते हैं, अगर हम किसी देश को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ लोभ देना होगा। तो वो अगर हम उसके देश से कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो उसका टैरिफ कम कर देंगे, या उसके जो हमारा सामान आएगा वो उनसे, तो उसमें हम रिस्ट्रिक्शन कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि दो पार्टनर बनेंगे हमारा, हम भी क्या करेंगे उस देश में, हमारा जो हम जिसमें स्पेशलाइज्ड है, हम उस फैक्टर को, उस चीज़ को, हम प्रोडक्ट को भेज सकते हैं उस देश के अंदर। और टैक्सेस मेड इंडिया गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। और इससे क्या होगा, कंपटीशन ग्लोबली हमारा बढ़ जाएगा अच्छी तरीके से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अर्निंग फॉरेन करेंसी, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, एक्सपोर्ट से हमारी फॉरेन मनी हमारे पास आएगी, और विदेशी पैसा हमारे पास आ गया। विदेशी पैसे का हम क्या करेंगे, कोई चीज़ हम कमाते हैं, घर में कमाते हैं, आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उससे सामान लेकर आते हैं, तो हम वही हमारा जो फॉरेन मनी आया है उससे हम इंपोर्ट करेंगे विदेशों से, और पे करने में काम आएगा। हमारे भारत में किस चीज़ की कमी है, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की कमी है, हम आउटडेटेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो मेन एक्सपोर्ट क्या है इंडिया के, क्या है एक्सपोर्ट मेन इंडिया के, तो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब आज़ादी के बाद स्पेशल एफर्ट किए गए हैं हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। देख सकते हैं कि 2013 से 2014 में एक्सपोर्ट हमारा 16.6 रेशो तक बढ़ चुका है, और 2016 से 2017 तक हमारा ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट का 7.8% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 4 चीज़ों में बांटा हुआ है। तो देख सकते हैं किन किन चीज़ों में, यहाँ पर हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं। कमोडिटी में हमारे पास एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट है एक, तो इसमें देख सकते हैं कि करोड्स के अंदर एक्सपोर्ट दिए हुए हैं। 2,26,775 करोड़ हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ग्लोबली देखा जाए तो कितना एक्सपोर्ट किया हमने, 12.3% एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है। मिनरल्स देखे जाएं तो 36,158 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। ग्लोबली अगर परसेंटेज देखा जाए तो 1.9% हमने मिनरल्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। मैन्युफैक्चर्स गुड्स एंड अदर्स को हम देख सकते हैं 13,69,156 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ग्लोबली देखा जाए तो हमने मैन्युफैक्चर्स गुड्स को 74% एक्सपोर्ट किए हैं ग्लोबली देखा जाए तो। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स फ्यूल की देख सकते हैं 2,17,340 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। ग्लोबली देखा जाए 11.8। तो ग्लोबली हमने इन चारों का 100% एक्सपोर्ट किया है। कितना एक्सपोर्ट किया, 18,49,429 इतना हमने एक्सपोर्ट किया है।
एक्सपोर्ट करने में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है जो मदद करती है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए? सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। इसमें पॉलिसी बनाई जाती हैं कि हम कैसे मैनेज करें हमारे एक्सपोर्ट को, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है हमारे पास जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। इसमें ये सहायता करती है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, और साथ में इसमें मार्केट का रिसर्च किया जा सकता है कि किस मार्केट में, किस देश के कंट्रीज़ में किस चीज़ की डिमांड और सप्लाई कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इस चीज़ को देखा जाता है। उसके हिसाब से हम वहाँ पर भेजेंगे। अगर वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई और डोमेस्टिक सप्लाई हुई कम हुई तो हम क्या करेंगे, हमारी सप्लाई ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें प्राइस भी अच्छा खासा बेच देंगे, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो मार्केट रिसर्च इस प्रकार से मदद करती है। और ट्रेड फेयर, इससे हम क्या है, ट्रेड फेयर भी करते हैं। तो इस तरीके की हम चीज़ें देख सकते हैं। अगला हमारा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन हम बनाते हैं जहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया होता है, जहाँ कंपनीज गुड्स को प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है और टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त करती है फीवर रूल्स के साथ। ये सरकार का मकसद होता है डाइवर्सिफाई करना, मतलब एक ही जगह पर सारी इंडस्ट्रीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए जाते हैं ताकि लोगों का इंटरेक्शन भी वहाँ पर कम हो और वहाँ पर एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकती है। सरकार ऐसा काम करती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, मतलब क्या है, इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है एक्सपोर्टर को अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, मतलब अगर पेमेंट नहीं आए तो उससे सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाती है इनको। स्टेट गवर्नमेंट, इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन सेटअप किया जाता है। इंडस्ट्रियल पार्क से, जैसे उसमें क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीज़ों को दिखाया जाता है, ऑफर किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सब चीज़ें काम किया जाता है। गवर्नमेंट कैसे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए तीन को, तो क्या है, टैक्स ब्रेक्स एंड ड्यूटी एक्सेप्शन। मतलब ड्यूटी एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, टैक्स ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट करना प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स का, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा जाती, उसमें छूट दे दी जाती है। तो इसे ही हम टैक्स ब्रेक और ड्यूटी एक्सेप्शन कहते हैं। एग्जेप्शन का मतलब होता है उसे कटा दिया गया, तो ड्यूटी जो लगाई जाती है उनके ऊपर उनको कम कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इनकम टैक्स में रिलीफ दी जाती है और जो उन्हें एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट मिलेगा उससे ऊपर। स्पेशल जोन्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात और तमिलनाडु में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स बेनिफिट वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो फैक्ट्री सिर्फ जो एक्सपोर्ट करेगी उन प्रोडक्ट में से उनको एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से उसको रिलीज दे दी जाती है, उनसे छूट जाते हैं वो चीज़ों से। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो प्रोडक्शन करना है जिसे प्रीशिपमेंट कहते हैं, उसके लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आफ्टर डिलीवरी अगर प्रोडक्शन बन गया है तो उसको डिलीवरी करना है, पोस्ट शिपमेंट करना है, तो वहाँ पर भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती हैं। और जो ओवरसीज़ विदेशों में जो हम जो भी प्रोजेक्ट और ट्रेड डील करेंगे उसके लिए सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फंड्स बनाए हुए हैं, जिससे फंडिंग में मदद मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल बनाई गई है, जो क्या करेगी, मतलब इंस्पेक्शन जांच करना, मतलब चेक करेगी प्रोडक्ट क्वालिटी की कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट कर रही है या नहीं। मार्केटिंग हेल्प की जाती है, मतलब यहाँ पर ट्रेड फेयर के लिए सब्सिडीज दे दी जाती है, एडवांटेजिंग कैंपेजन चलाए जाते हैं उनके, और मार्केट स्टडी जैसे हम बात करें डिमांड सप्लाई को देखकर कितना प्रॉफिट सप्लाई किया जाएगा उस चीज़ को। प्रोग्राम जैसे कि मार्केट एक्सेस इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, मार्केट में कैसे हम अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दें। एसाइड फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड सपोर्ट दी जाते हैं एक्सपोर्टर को, तो ये सब चीज़ें मदद करते हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। चैलेंज क्या क्या फेस करने को मिलते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी गैप देखने को मिलता है। बहुत सी इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल इंजीनियर की वो यूज़ करती है आउटडेटेड मशीनरी, और प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे लेस कॉम्पिटिटिव होगा। लेस कॉम्पिटिटिव मतलब कैसे होगा, अब कोई फैक्ट्रीज़ हैं वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनका प्रोडक्शन सस्ते में हो जाएगा, और जबकि हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगने से हमारी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे प्राइस ज़्यादा दिखेंगे उनको और दूसरे का प्राइस कम दिखेगा, वही माल उनको बेहतर क्वांटिटी में मिल रहा है और बेहतर प्राइस में मिल रहा है, तो वो उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे, और हमें देखने को मिलेगा हमारी जो गुड्स हैं उनका सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से जो हम पढ़ के भी आए हैं, तो इस तरीके के हम चीज़ें फेस करने को मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से वही बात है हमारी, जिससे पावर कट होती है, स्लो पोर्ट्स है, बैड रोड है, इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिले हो जाएगा, वही हमारा शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्शन, कोई दूसरी कंपनी से लेने लग जाएंगे और इससे हमारा
प्रोडक्शन विदेशों में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो लिमिटेड फंड देखने को मिलता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस हैं वो स्ट्रगल करती हैं हमेशा ग्लोबल मार्केटिंग और रिसर्च के अंदर। मतलब क्या है, अफोर्ड करती रहती हैं छोटी छोटी बिजनेस, उनके पास इतना ज़्यादा फंड तो नहीं होता और वो ग्लोबल मार्केटिंग में अपनी मार्केटिंग के हिसाब से स्ट्रेटेजी तो नहीं बना सकती, इतना फंड इनके पास है नहीं, ना रिसर्च टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा काम नहीं करते। तो स्मॉल बिजनेस हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अगला हमारा रेगुलेटरी एडल्ट, मतलब रेगुलेटरी एडल्ट मतलब कैसे हैं कि जो कम्प्लेक्स पेपर वर्क देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिल रहा था 1950 से 1990 के बीच हमें देखने को मिला बहुत ज़्यादा। इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, स्लो अप्रूवल होता है और एक्सपोर्टर में भी डिस्कस देखने को मिलता है। तो वाई नीड्स इम्प्रूवमेंट, हमें ज़रूरत क्यों है? अब ज़रूरत इसलिए है हमें सब चीज़ों की, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जॉब्स नहीं पैदा होंगी, लोग जॉब्स नहीं करेंगे, काम नहीं मिलेगा तो कमाई कहाँ से आएगी, उनके पास कमाई नहीं आएगी तो स्ट्रगल शुरू हो जाएगा उनका जीवन से लड़ने का, हंगर से उन डेथ होने लग जाएगी। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेना चाहिए, मॉडर्न मशीनरी और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बनाने चाहिए जो सरकार को, बेटर रोड्स और हाईवे और जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, रिलायबल पावर सप्लाई होनी चाहिए। सिंप्लीफाइंग रूल्स, मतलब मार्केट प्रोसेस फोस्टर एंड रिड्यूस रेड टेप, मतलब जो लाल फीताशाही है, ऑफिस जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, अगर वो ज़्यादा झंझट पैदा करते हैं एक्सपोर्ट करने में, काम जल्दी नहीं करते हैं तो इससे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है। तो लाल फीताशाही को कम कर देना चाहिए और फास्ट करना चाहिए हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेस को। बूस्ट मार्केटिंग, इसमें क्या है, जैसे कि छोटी छोटी बिजनेसेस हैं उनको भी ग्लोबल मार्केट में मिले तो उसके लिए सरकार सब्सिडीज़ दे सकती है, ये वे पार्टनरशिप करके काम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कहें तो इंडिया प्रमोट एक्सपोर्ट थ्रू टैक्स बेनिफिट, इंडिया कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, टैक्स में बेनिफिट दे के, स्पेशल जोन बनाकर, फाइनेंशियल एड देकर। हालांकि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है और फंडिंग का जो गैप है वो अभी भी एक समस्या बना हुआ है। इनको एड्रेस करने के लिए इंडिया को इंक्रीज करना होगा शेयर ग्लोबल ट्रेड के अंदर और इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना होगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब उन नीतियों, उन स्ट्रैटेजी से है जहाँ एक कंट्री क्या करती है, वो ट्राई करती है कि वो अपने रिप्लेस कर दे इम्पोर्टेड गुड्स को। विदेशों से सामान मंगवा रहे हैं, उसकी जगह पर हम क्या करें, घरेलू स्तर पर उन चीज़ों को बनाए, जैसे मशीनरी, कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनको विदेश से मंगवाने की जगह हम देश में उन चीज़ों को बनाने का प्रयास करें। तो इस चीज़ को दिखाता है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब विदेशों से चीज़ों को मंगाने की जगह उन चीज़ों को हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करें, यही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि इसका जो गोल क्या है कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसको बूस्ट करें और हमारे जो फॉरेन प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस को कम करते, और हम इससे हमारी क्या होगी, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रीशेप हो जाएगी। चाइना ने भी इसमें ऐसे मेथड्स अपनाए हुए हैं, लेकिन भारत में 1990 तक ऐसे मेथड्स अपनाए गए थे। आगे हम इनके फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात तो ये कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क्स। प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज, मतलब इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। इन्फेंट मतलब शिशु, जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा स्वतंत्र हुए भारत था तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी कोई इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है थी नहीं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी पॉलिसीज को अपनाया था। तो न्यू और वीक इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इनको क्या हुआ, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, तो इसके लिए वे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टैरिफ टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, जैसे कि टैक्सेस, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया, कोटा एक तरह की लिमिट लगा दी और कुछ चीज़ों को बैन ही कर दिया। दिस गिव्स देम टाइम टू ग्रो। ये क्या है, ये क्या क्यों किया गया है क्योंकि टाइम के अनुसार हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी उसके लिए और कॉम्पिटिटिव बन जाएंगी, उसके लिए ऐसा काम किया जाता है। फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो फोकस किसके ऊपर दिया जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग गुड्स
गुड्स को खरीदने की बजाय अदर कंट्रीज से जो गवर्नमेंट है वो लोकल फैक्ट्रीज को इनक्राउज करती है, उत्साहित करती है कि वो उन गुड्स को बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंट्री इंपोर्ट करती है कार को तो ऐसा दिया जाता है कि हमारे ये कार फैक्ट्रीज हम अपने यहाँ पर ही बिल्ड कर ले। तो कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन के स्टेज चलते हैं, तो स्टेज 1 में हम देख सकते हैं कि सिंपल गुड्स के साथ शुरू होता है, जैसे कि क्लॉथ सोप के साथ, फिर हम कम्प्लेक्स गुड की तरफ जाते हैं मशीनरी और केमिकल्स के थ्रू, और फिर हम अपनी बेसिक इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस ये चलती है। तो कंट्री इसे यूज़ क्यों करती है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस के लिए। इसमें जो विदेशों के ऊपर जो रिलायंस हमारा विश्वास ज़्यादा हम उसके ऊपर डिपेंड है उसको कम किया जाता है, और हमारे यहाँ पर ही जॉब्स लोकल जॉब्स इंडस्ट्री से ही क्रिएट की जाती है, और ट्रेड जिसको कम किया जाता है। इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट ग्लोबल प्राइस स्विंग्स को, जैसे कि ऑयल क्राइसिस का। तो एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि लैटिन अमेरिका ने ऐसी ही नीति को अपनाया था 1940 के डिकेट्स में, जिसमें कट ऑफ कर दिया था इंपोर्ट को। वर्ल्ड वार 2 के बाद इन्होंने प्रोड्यूसिंग करना शुरू किया अपने ही टेक्सटाइल और फूड को। भारत ने भी 1950 के डिकेट में इसका फोकस किया था कि वो अपनी फैक्ट्रीज को ही बिल्ड करे, मशीनरी और कैपिटल गुड्स के लिए वो अपने आप ही सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो आत्मविश्वास की बात यहाँ पर भी की गई थी। तो क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री वो लेजी है, वो काम करने में इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। इस कारण हाई कॉस्ट भी लगती है और लो क्वालिटी का भी यूज हो रहा है। नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या है? अगर ज़्यादा फोकस हमने फैक्ट्रीज पे दे दिया तो इससे हमारी फार्मिंग हर्ट होती है, उसमें काम कम हो जाता है जो बेसिक जड़ होती है देश के लिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस मतलब इजी टू रिप्लेस सिंपल इंपोर्ट को रिप्लेस करना आसान है, बट हार्डर है कि वो एडवांस जैसे इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस करे, जैसे कि इलेक्ट्रोसियंस को। तो ये सारी समस्या देखने को मिलती है। तो क्या की टेक अवे देखने को मिलता है, क्या बातें हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क लाइक ए ट्रेनिंग व्हील, एक ट्रेनिंग व्हील्स की तरह काम करता है कंट्री के लिए। इकोनॉमी जैसे कि इंडस्ट्री स्टैंड अप खड़ी होती है, बट यूज टू लॉन्ग इट कैन स्लो प्रोग्रेस। अगर उस लंबे समय तक उसके ऊपर ही काम करते रहेंगे तो वो उसकी प्रोग्रेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मैनी कंट्रीज शिफ्ट हो जाती हैं एक्सपोर्ट करने के गुड्स के ऊपर वंस देयर इंडस्ट्री मैच्योर, खुद की इंडस्ट्री को मैच्योर करने के लिए। जैसे कि हमने देख सकते हैं, हम पढ़ के आए हैं कि जो कस्टम यूनियन के अंदर कि अलग अलग जो ट्रेड पार्टनर बन जाते हैं, और जहाँ पर कम कॉस्ट में प्रोडक्शन होता है वहाँ से सप्लाई करने लग जाते हैं, जो एफिशिएंसी को दिखाता है, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने लग जाते हैं, जो जिसमें एक्सपोर्ट है उसका बढ़ावा देना, जो कम्पिटिटिव एडवांटेज को भी दिखाता है, जो रिचर्ड की थ्योरी भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं।